दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। किसी भी देश के मजबूत दीर्घकालीन आर्थिक विकास के कई महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण आधारों में से एक आधार है उस देश की कार्यशील जनसंख्या का स्वस्थ होना, क्योंकि जब कार्यशील जनसंख्या स्वस्थ होती है तो उस देश में मजबूत आर्थिक उत्पादकता की नींव पड़ती है, जो किसी भी देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। इसलिए किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उस देश में दीर्घकालीन संक्रामक रोगों की या गैर संक्रामक रोगों की उपस्थिति को रोकना। हाल ही में आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत गैर संक्रामक रोगों के संदर्भ में डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकेगा। यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना न केवल किसी समाज से बीमारियों को दूर करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, बल्कि मजबूत आर्थिक उत्पादकता की नींव डालने के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण है। इन फोकस में आज हमारे टॉपिक का क्या नाम होगा? डब्ल्यूएचओ और यूएन के किस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा भारत। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे, जिसमें हम इस पूरे मुद्दे के सभी पक्षों को समेटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। फिर हम डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशंस के उन लक्ष्यों को जानेंगे जो गैर संक्रामक रोगों के संदर्भ में तय किए गए हैं और उनमें भारत की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। फिर ये देखेंगे कि भारत इन लक्ष्यों को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसके कारण क्या है। फिर हम अन्य देशों की स्थिति देखेंगे और उसी के संदर्भ में भारत की भी एक सामान्य स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। फिर इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, यानी भविष्य की राह क्या होगी, उस पर चर्चा करेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर डाउन टू अर्थ मैगजीन से ली गई है और खबर है इंडिया वोंट मीट यूएन टारगेट्स टू रिड्यूस प्रीमैच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आईसीएमआर एनसीडीआईआर। आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2025 तक संक्रामक गैर संक्रामक रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के संदर्भ में, उनके संदर्भ में असामयिक मृत्यु जो प्रीमेच्योर डेथ जिसको हम कहते हैं, उनके संदर्भ में एक लक्ष्य तय किया था कि वो वर्ष 2025 तक इन डिजीजेस के कारण जो असामयिक मृत्यु होती है, प्रीमेच्योर डेथ होती है, उसमें 25% की कमी करनी है। और उसी प्रकार से यूएन के द्वारा भी एक लक्ष्य तय किया गया था 2030 तक, उसको हम आगे जानेंगे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की स्थिति पिछड़ी हुई है, भारत उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। साथ ही ये जो रिपोर्ट है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में है, गैर संक्रामक रोग या गैर संचारी रोगों के संदर्भ में है। इसलिए हमें संचारी रोग और गैर संचारी रोगों का अंतर भी जानना चाहिए। संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलती हैं। कोरोना इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके साथ साथ आप इसमें चेचक देख सकते हैं, टाइफाइड देख सकते हैं, मलेरिया इसके अंतर्गत आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा इसके अंतर्गत आ जाएगा। और गैर संचारी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, दीर्घकालीन रोगों की ये श्रेणी में आते हैं। इसमें हृदय वाहिनी संबंधी रोग आते हैं और जब हृदय वाहिनी संबंधी रोग की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रोक भी आ जाता है और इसमें हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसके अलावा जो श्वसन संबंधी रोग हैं, दीर्घकालीन श्वसन संबंधी रोग इसके अंतर्गत आते हैं, कैंसर इसके अंतर्गत आता है और मधुमेह जिसको हम डायबिटीज कहते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो मुख्यतः नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में 4 रोग आते हैं: हृदय संबंधी रोग, दीर्घकालीन श्वसन संबंधी रोग, कैंसर रोग और डायबिटीज। इन्हीं के संदर्भ में ये रिपोर्ट आई है कि डब्ल्यूएचओ और यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया था, भारत उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि वास्तव में वे लक्ष्य थे क्या। डब्ल्यूएचओ ने अपने एक वर्ष 2013 में जो वैश्विक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का एक निगरानी ढांचा अपनाया था, इसका एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को डेवलप किया था, उसको अडॉप्ट किया था। इसके अंतर्गत उसने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी गैर संक्रामक रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु में
वर्ष 2025 तक वर्ष 2010 के मुकाबले 25% की कमी करने का लक्ष्य रखा था, और इस लक्ष्य को हम जानते हैं 25/25 टारगेट। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, जो अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित है, इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक 2015 के मुकाबले नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होने वाले गैर संक्रामक रोगों से होने वाली प्रीमेच्योर डेथ में 1/3 की कमी करने का लक्ष्य रखा गया था। हाल ही में जो संदर्भ आए हैं वो संदर्भ ये है, आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत वर्ष 2025 तक जो अपना लक्ष्य है असामयिक मृत्यु जो गैर संक्रामक रोगों की वजह से होती है उसमें केवल 13.9% की गिरावट ही हासिल कर पाएगा, और वर्ष 2030 तक भारत केवल 15.6% की गिरावट हासिल कर पाएगा। इससे पता लगता है कि किस प्रकार से, चाहे वो डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य हो चाहे वो यूएनओ का लक्ष्य हो, उसमें एक कंसिडरेबल मार्जिन, एक अच्छे खासे मार्जिन से भारत पिछड़ रहा है। इस पूरे संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट को समझ लेने की आवश्यकता है जिसको हम जानते हैं यूपीओडी के नाम से, अनकंडीशनल। इसका फुल फॉर्म है अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, यानी बिना शर्त मृत्यु की संभावना। इसको हम अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो बिना शर्त मृत्यु की संभावना के रूप में इसको कहा जाएगा। और ये है क्या? ये दरअसल एक संकेतक है, एक वैश्विक संकेतक है। किस बात का संकेतक है? कि गैर संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसको रोकथाम के लिए, इसके नियंत्रण के लिए, उनमें उनको चलाने के बाद उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, तो उस दर में किस प्रकार से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है, किस दर से इनमें कमी हो रही है। यानी अगर हम कमी के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, जैसे भारत ने ही 13.9% की संभावना जताई गई है 2025 तक गैर संक्रामक रोगों से जो असामयिक मृत्यु होती है, वो भारत 13.9% की कमी कर लेगा। तो उसके बाद भारत 2030 तक जो कमी है वो 15.6% प्राप्त करेगा, जो अनुमान है। तो इस प्रकार से इस प्रोग्रेस की एक डेटा के आधार पर, इस प्रगति को एक सूचकांक के आधार पर मापने की जो व्यवस्था है, वैश्विक व्यवस्था, उसको हम यूपीओडी कहते हैं। इसलिए इसको प्रोग्रेसिव इंडिकेटर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की रोकथाम और नियंत्रण में जो प्रगति हो जाती है, जो प्रगति की जाती है, उसके प्रभाव मापन का एक मूल्यांकन करता है। इसके संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि भारत में जो यूपीओडी है, ये भारत ने किस प्रकार से प्रगति की है। वर्ष 2010 में इसका अनुमान लगाया गया था कि भारत 24.4% की गिरावट पर था। यूपीओडी यानी एक संकेतक है, ये सापेक्ष रूप से जो मापन करता है, एक मेथोडोलॉजी के माध्यम से जो मापन करता है। वर्ष 2025 तक भारत कम्युनिकेबल डिसीजेस से होने वाली असामयिक मृत्यु में 21% की गिरावट हासिल कर लेगा, और 2030 तक लगभग 20%। और अगर इनका सापेक्ष मानक तय किया जाए, सापेक्ष रूप से इनकी तुलना की जाए, तो वर्ष 2025 तक भारत की जो गिरावट होती है असामयिक मृत्यु में, वो 13.9% की बैठती है, और 2030 तक जो गिरावट बैठती है वो 15.6% की बैठती है, जो अभी आपको बताया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत एक बहुत अच्छे खासे मार्जिन से अपने लक्ष्यों को, डब्ल्यूएचओ और यूएनओ के लक्ष्य को प्राप्त करने से पिछड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसके कारण कई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत में तंबाकू और अल्कोहल का इस्तेमाल। जैसा कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में तंबाकू का 125 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 27 करोड़ केवल भारत में, केवल भारत में। जब ये प्रगति संकेतक के बारे में, यूपीओडी के बारे में अभी आपको बताया गया, ये बेसिकली 30 वर्ष से 70 वर्ष के बीच की आयु के लोगों में ही मापन करता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैर संक्रामक रोग है वो बढ़ती उम्र के साथ
पैदा होते हैं, जो हृदय संबंधी रोग हैं, कैंसर जैसे रोग हैं। तो गैर संक्रामक रोग जब बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति अपने खान पान में या व्यायाम जो एक्सरसाइज करता है उसमें ठीक तरह से परिवर्तन नहीं करता अपनी जीवन शैली में, तो समय के साथ उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण इस तरह के गैर संक्रामक रोग, हृदय संबंधी रोग और श्वसन संबंधी रोग उसको होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो जिस आयु वर्ग को प्रगति संकेतक के अंतर्गत प्रयोग होता है, जिस आयु वर्ग का मापन होता है, वो 30 वर्ष से 70 वर्ष है। ये एक सामान्य तथ्य है उसके बारे में। अन्य जोखिम कारक क्या है? जैसे तंबाकू के बारे में बताया कि 125 करोड़ में से 27 करोड़ केवल भारत में है। अल्कोहल में एम्स की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 16 करोड़ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के प्रसार में इन दोनों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा अन्य जोखिम कारक भी हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होने वाली असामयिक मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत में हाई यूपीओडी के लिए जिम्मेदार है। खास तौर से भारत में यह माना गया है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार कि 44 साल की उम्र के आसपास के लोगों में हाई यूपीओडी यानी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग है। इसके अन्य कारक क्या है? अन्य जोखिम कारक शारीरिक निष्क्रियता, जब आप एक्सरसाइज किसी प्रकार की करते ही नहीं और लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहते हैं, मोटापा, गैर संतुलित आहार, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च शर्करा दर, ये इसके अन्य कारक हैं। अब हम देखते हैं कि अन्य देशों की इसके अंतर्गत क्या स्थिति है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होने वाली मृत्यु को रोकने में, इस बीमारी से होने वाली मृत्यु को रोकने में अन्य देशों की क्या स्थिति है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि निम्न आय वाले देशों और मध्यम आय वाले देशों में इसमें महत्वपूर्ण गिरावट हुई है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में जो गिरावट आई है वो 25.1% के आसपास है। यानी भारत से अगर एक तुलना देखें कि निम्न आय वर्ग वालों देशों में और मध्यम आय वाले देशों में एक कंसिडरेबल गिरावट इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। पूर्वी यूरोप में एक देश स्थित है जिसको अन्य देशों की भी तुलना की जा सकती है। पूर्वी यूरोप में एक देश है यूक्रेन के नीचे, आप देखेंगे मोल्डोवा, यहाँ 25% गिरावट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली असामयिक मृत्यु में है। पेरू में 23.2% है, चीन में 38.7% और स्वीडन में 26.6% है। ये दिखाता है कि भारत जो डब्ल्यूएचओ और यूएन के लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में काफी पीछे है और डब्ल्यूएचओ के 25% के लक्ष्य को भारत 2039 में और यूएन के 33% के लक्ष्य को भारत 2053 में प्राप्त करेगा, जबकि चीन जैसे देश 38% के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और विश्व में कई ऐसे देशों की स्थिति है। यानी भारत का इसके अंतर्गत काफी प्रोग्रेस करने की जरूरत है। अपनी नीति निर्माण के साथ साथ उनके कार्यान्वयन की आवश्यकता है। जब नीति कार्यान्वयन की आवश्यकता है और उनकी निगरानी की आवश्यकता है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आगे की राह यानी भविष्य में किस प्रकार के कार्यक्रम या किस प्रकार की नीतियां भारत को अपनानी चाहिए। भारत ने पहले ही इसके संदर्भ में अपने लक्ष्यों को तय किया हुआ है, नीतियां बनाई हुई है। जरूरत है उनकी निगरानी करने की, उनका बेहतर कार्यान्वयन करने की। जैसे गैर संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत ने वर्ष 2010 में शुरू किया था। इसके अंतर्गत भारत को आधारभूत संरचना इन रोगों से लड़ने के लिए खड़ी करनी पड़ेगी। साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट यानी मानव विकास से संबंधित मानव संसाधन विकास से संबंधित अपनी आपूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007-2008 में शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत भी तंबाकू के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम चलाना, तंबाकू उत्पादन को कम करना, उसकी आपूर्ति को कम करना जैसे लक्ष्य इसके अंतर्गत निर्धारित हैं। भारत सरकार और फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इस संस्था के साथ मिलकर के एक मूवमेंट चलाया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं द ईट राइट इंडिया मूवमेंट। इसके अंतर्गत भारत में खाद्य प्रणाली के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत में खान पान की बेहतर आदतों को, बेहतर ढांचे को विकसित किया जा सके। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के विभिन्न आयामों में से एक है जो स्वास्थ्य नीति के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है जो नीति।
कॉमन एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय कार्य योजना 2017 से 2022 के दौरान अपनाई गई, जो एक गैर संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए, उनके बढ़ते बर्डन को टैकल करने के लिए एक नेशनल ब्लूप्रिंट था। ये सारी नीतियां अपनाई तो जा रही हैं, लेकिन इनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए इनकी नियमित निगरानी भी करने की आवश्यकता है, यानी इनकी मॉनिटरिंग भी करने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी राज्यों का विषय है। अगर केंद्र सरकार उस पर कोई भी नीति निर्माण करती है तो राज्यों के साथ बेहतर तालमेल करके ही उस नीति का कार्यान्वयन संभव हो सकता है, यानी केंद्र स्तर पर और राज्यों के स्तर पर एक बेहतर तालमेल की भी डिमांड की जा सकती है इनके बेहतर कार्यान्वयन के अंतर्गत। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संचारी रोग है? आपके ऑप्शंस हैं कैंसर, डायबिटीज, मलेरिया या हृदय रोग। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।